Hello, everyone. Thank you so much for coming here. Um, I think, first of all, we've had like a lot of conversation about sustainable fashion today, but I still feel that it's much, much lesser than we need to talk about it more often and probably more frequently. But thank you, Abdurrahman, for such a remarkable report. Um, I have like a couple of questions, fireside chat hai, burning questions. We can try asking you some burning questions as well. Um, my first question was what inspired you to go on a trip across Pakistan and meet people in the summer, in June, July, sit with them? Why did you do all of that? A lot of people can just Google it up as well. अब चल रहा है ठीक है इट्स ओके। Yeah. सो मुझे लगता है कि तो काफ़ी पीछे से शुरू होगा कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में सोचना कब शुरू किया। दो सस्टेनेबल फैशन या सस्टेनेबिलिटी एज अ टर्म एक नई चीज़ हो सकती है, बट वो प्रैक्टिस तो हमारे यहाँ हमेशा होती रही है। तो मैं अगर शुरू से कहूँ कि किस चीज़ ने मुझे पर्टिकुलरली कोई एक पॉइंट है जिसने कॉन्शियसली इंस्पायर किया, तो वो जैसे अभी सुमैया बात कर रही थी संदूक टू रनवे, संदूक की, कि हमारे घरों में जो संदूक होते हैं उनमें चीज़ें होती हैं, हमारे पुराने जोड़े भी या लेफ़्ट ओवर्स भी। तो मेरी अम्मी की एक पिकनिक बास्केट मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी, जिसके अंदर लेसेस के पीस और जो टेक्सटाइल लेफ़्ट ओवर्स हैं, कपड़ों के छोटे पीसेस, वो हमेशा उसमें पड़े होते थे। और मेरी बहनें क्योंकि गुड़ियाओं से खेलती थी, तो हम सब मिलकर उनसे कपड़े बनाते थे गुड़ियाओं के, और उन्हीं के ऊपर लेसिस टांग कर। तो तभी से मुझे लगता है कि ज़हन में बैठना शुरू हो गया कि हमें छोटे छोटे पीसेस को भी यूटिलाइज़ करना है, और उनको यूज़ करते हुए भी कोई भी कतरन फेंकनी नहीं है। वो भी जो छोटी कतरने या छोटे पीसेस होते थे वो उसी बास्केट में दोबारा रख देते थे, वो भरी रहती थी, इसीलिए पिकनिक के लिए कम और इसीलिए इस्तेमाल होती थी, और उसको वो कहीं ना कहीं फिलिंग्स में या किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल हो जाती थी। तो वहीं से मुझे लगता है कि एक तो सस्टेनेबिलिटी का बीज भी था। It's very strange actually because now I remember I also used to have a drawer at my house where we would put every leftover piece of fabric to be used somewhere. Like as a kid, I hated that drawer because it had like so much fabric, but now I understand why it was there in the first place. और रिमोट एरियाज़ में जो आप कुछ कहने लगे? No, no. जो जाकर उनको क्यों सीखना है उसके लिए भी आई मीन कि बिकॉज मुझे हमेशा से ही हमेशा से तो नहीं, खैर जब भी डेवलप कर रहा हूँ तो यही था कि हमें उनसे ही जाके सीखना है, और Yeah. फ्रॉम उन्हें द सिखाना नहीं है. या और फ्रॉम द लोकल लैंड्स एंड रूरल हैंड्स। और मैं एक जल्दी से, सॉरी मैं थोड़ा अब्रप्टली बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही हैं। मेरे पास Please. एक चीज़ है, मैं फ़ौरन भाग के लाऊँ। Of course. That is where it gets exciting. Also, I was just wondering, this is the notebook that I bought from a random place. This is Abdur Rahman's notebook. This is fast fashion, this is not. And it's just such a clear difference there as well. But so many of our pieces, we don't tell the story of them, and that is why probably they're so discardable. We don't care what we buy, and we can just throw it out. What is that? मेरी अम्मा ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी बचपन में कि मेरी नानी, उनकी अम्मी, वो जब अपनी टीन एज में थी या शादी से बिल्कुल पहले, तो उनकी गली में कोई दुपट्टा बेचने वाला आया जो कि और यही नॉर्म था, गलियों में दुपट्टा और चीज़ें, कपड़े बेचने वाले लोग आते थे और उनके पास ब्लॉक्स भी होते थे, आपको कस्टम ब्लॉक करके दे देते थे। उन्होंने Wow. 3 दुपट्टे आई मीन कस्टम ब्लॉक प्रिंट करवा के लिए उनसे, और उन्होंने उनको बहुत पसंद थे, अपने साथ रख लिए, और फिर उनकी शादी होगी, वो अपने घर ले गई और उन्होंने उसको उनको बहुत पसंद थे, और फिर उसके साथ एक वैल्यू जुड़ गई कि उनको अपने घर की याद भी वो दिलाते थे। तो वो उन्हीं के साथ आई मीन अपने घर की यादों को भी जीती थी, और उनको वो रखती थी, इस्तेमाल नहीं किया। इन तीनों दुपट्टों में से एक उनकी फेवरेट भांजी थी, उन्होंने एक उनको दे दिया और एक किसी और ने उनसे ले लिया, और एक दुपट्टा उनके पास रह गया। और फिर उन्होंने अपनी 3 बेटियों में से बिकॉज़ मेरी
अम्मा ज़्यादा टेक्सटाइल इंतज़ाज़ थी तो उनको दिया, और लेकिन साथ ये भी कहा कि जब मैं मरूंगी और मेरी डेड बॉडी के ऊपर एक दफ़ा ये दुपट्टा फैलाना, बिकॉज़ मैं लास्ट टाइम इसको पहनना चाहती हूँ। तो फिर ये किया भी गया, और फिर उसके बाद ये उसी तरह दुपट्टा चलता आ रहा है। और मेरी अम्मा के बच्चों में से शायद मैं ज़्यादा टेक्सटाइल इंतज़ाज़ हूँ या नहीं हूँ, बट उन्होंने ये मुझे दिया या मैंने ले लिया है। तो सो मुझे लगता है कि उन प्रोसेसेस से जो जुड़त Yeah. है, ये हम सब में ये ऐसी स्टोरीज सब की, आई एम श्योर ज़ेब इस तरह की बातें उस दिन कर रही थी अपनी टॉक में कि जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, और हमने इस तरह कितनी स्टोरी सुनी है। ईमान के पास इनकी अम्मा के जोड़े इतने ज़्यादा पड़े हुए, तो उन सब जोड़ों की जो कहानियाँ हैं हमें वो जोड़ती हैं प्रोसेस से, और प्रोसेसेस से जुड़ना हमें सोचने पे मजबूर करता है कि किन हाथों ने बनाए, हम उनसे जाके मिलें। इस मॉडर्न अभी के जो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा झोल मुझे लगता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी अगर होगी, हमें प्रोसेसेस का पता होगा, हम उनसे जुड़ेंगे, फिर बनाने वालों के पास जाने की एक ख्वाहिश भी आएगी, उनसे सीखने की। Yes, but I also think so. मेरा बहुत सारा काम लोगों के साथ रहा है. While working in the factories and with the people, I think this transparency. There's also a reason why there is not a transparency, because it hides the fact that people are underpaying their labor. It hides the fact that the people who are making our garments are not earning enough to feed their families. It hides the fact, glosses over the fact, I think. And now I came across a very interesting term, greenwashing. You've mentioned that the brands are doing, that our corporations are doing, and a lot of times they're selling us things saying this is really sustainable, eco-friendly, and in the end, when you uncover it, just like you have in your research, it turns out to be just a fancy term. ये greenwashing का क्या सिलसिला चल रहा है? ऑफ कोर्स, और जैसे आपने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी होना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज ट्रांसपेरेंसी का ना होना ही उनकी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस Yeah. को एक शील्ड दे रहा है, वो करते जा रहे हैं। जब ट्रांसपेरेंसी होगी, अब जैसे कि वेस्ट में ट्रांसपेरेंसी शुरू हुई है जब, तो फिर उन्होंने उनके कंज्यूमर्स में ज़्यादा अवेयरनेस आई और वो उन ब्रांड से ख़रीदना छोड़ गए हैं, या ब्रांड्स को कुछ ऐसे स्टेप्स लेना पड़ रहे हैं। और या फिर उनको ग्रीन वॉशिंग भी यहीं से मुझे लगता है शुरू हुई है कि जब एक अवेयरनेस आ रही लोगों के अंदर थोड़ी, और सस्टेनेबिलिटी एक टर्म, एक कूल टर्म Has become a trend now. यहाँ We ट्रेंड are बन रहा है। sustain- तो Yeah. जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स अपने थीसिस में क्यों ऐसे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बिकॉज दैट्स अ ट्रेंड। और ब्रांड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अगर सस्टेनेबल कपड़ा बनाना है तो हर चीज़ कमोडिफाई होनी है, तो अगर सस्टेनेबिलिटी को भी कमोडिफाई कर लें और इसको भी हम एक नई प्रोडक्ट बनाकर दे देते हैं। हम पत्ती के पत्तों से डाई कर रहे हैं, ये एक हमारी नई लाइन आ गई है सस्टेनेबल, और ये हम प्याज के छिलकों से डाई कर रहे हैं। एंड आई इंटरव्यूड डिज़ाइनर्स जो उस एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है पाकिस्तान का, हम सबका फेवरेट भी है, कि उनके हम में से बहुत सौ का, तो उनके कपड़े उन्होंने एक लाइन अपनी शुरू की स्पेसिफिक के सस्टेनेबल फैशन की। और Right. जब डिज़ाइनर्स को इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया हमें कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन में था। उन्होंने बाकायदा केमिकल्स खरीदे जो पत्ती जैसा रंग देते हैं, केमिकल्स खरीदे जो प्याज के छिलकों जैसा पिंक शेड। Wow. और ये तो मुझे लगता है एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि सिर्फ डाइंग में ग्रीन वॉशिंग हो रही है। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मल्टी चेन स्टोर्स के, और या जो ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके, एक हमने स्कूल बना दिया है, सारी एक्सप्लोटेशन जो है वो ब्लैंकेट हो गई है। ये हमने एक वैक्सीन लगवा दी है। तो ये मल्टीपल तरीके हैं ग्रीन वॉशिंग के। Why is it that organic things are more expensive and sustainable fashion lines are much more costlier as compared to other ones, when considering the report, considering the findings, these are the local materials that are supposed to be cheaper, they are indigenous, supposed to be less harmful. So why is it that they're exuberantly at such a high cost then? अगर आज के दिन में देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, बिकॉज प्रैक्टिस में नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो तब भी एक थोड़ी सी प्राइस और ज़्यादा होगी, लेकिन प्राइस
सस्टेनेबल फैशन सस्ता तो कभी भी नहीं था। फॉर एग्जांपल कि अभी मिट्टी में हम लोग एक गांव में गए हैं और वहाँ पर कुछ औरतें हैं वो कपड़े बनाती हैं और बहुत सारी ऊपर चीज़ें कर रही हैं। हफ्सा एंड मीर हम साथ में वहाँ पर गए हुए थे और हमने उनसे उन्होंने कहा कि ये हम प्रोडक्ट्स हैं अपनी हमने बेचनी है, ये कुछ लोग आएंगे डाची पे बेचेंगे, इधर उधर ले जाएंगे। उन्होंने बनाई हुई थी, एक उन्होंने खुद कमीज़ पहनी हुई। मैंने कहा ये बहुत अच्छी है, ये नहीं आपने बेचने के लिए बनाई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो ना, ये तो मैंने अपने लिए बनाई है। अब वो आर्टिसान जो कि हमारे लेंस से देखें तो एक कच्चे घर में रह रही है, मतलब वो फैशनेबल भी नहीं है, रिमोट एरिया में रह रही है, उसके पास कितनी सहूलतें हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो उसने कपड़े पहने हुए हैं हम में से आधे लोगों ने उससे सस्ते कपड़े पहने होंगे। हम बहुत आई मीन एंड बैड क्वालिटी एज वेल, या एंड बैड क्वालिटी एज वेल सैडली, यस। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि ये एक जो लोकलाइज इंडिजिनस वे ऑफ क्रिएटिंग योर ओन क्लोथ्स है, तो इसमें कपड़े महंगे तो बनते हैं लेकिन हमारी ज़रूरत कभी भी सस्ते कपड़े नहीं थे। सस्ते कपड़े की ज़रूरत तब महसूस हुई ना जब हमने 100 जोड़े पहनने हैं, जब हमने डेली रिपीट नहीं करना। अगर वो जो जोड़ा उस औरत ने पहना हुआ है, और बहुत से जोड़े ऐसे होते हैं शादी के 20 साल भी डाउरी के जोड़े अपने पहने होते हैं। शॉल्स, मेरे गांव की औरतें हैं सारी ज़िंदगी वो एक शॉल लेती हैं जो उन्होंने डाउरी में अपनी बनाई है, वो भी सालों लगा के उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है। तो ये कहने को मुझे लगता है, ये मैं बात करूं तो लगता है कि बहुत एलिटिस्ट बात है कि हमारी ज़रूरत नहीं है सस्ते कपड़े, लेकिन अगर हम सोचें तो सस्ते कपड़े हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत कम कपड़े हैं जो देर पा चलने वाले कपड़े हैं, जो कि माहौल लोगों पे जिनके बुरे असरात नहीं हैं। जो सस्ते कपड़े की ज़रूरत है ये मैस प्रोड्यूसिंग जब शुरू हुई है, जब हमने लोगों को कन्विंस करना है कि आप ज़्यादा ख़रीदें, आप ज़्यादा ख़रीदें, फिर हम सेल्स लगाते हैं at a lot of other things. मैं सोच रही थी, आपने एक बात मेंशन की कॉटन पिकर, हम पूरी वैल्यू चेन को देख रहे हैं, राइट? जो कॉटन बना रहे हैं वहाँ से एंड कंज्यूमर तक। You said the cotton picker gets 200 rupees per day for the entire day in working in the field picking cotton, and most of these are women and children. Their hands are considered to be nimble for cotton picking. Now, 200 rupees per day, and on the other spectrum, there are designers or people in the other part of the value chain who are making 25 lakhs per month, while these people are hardly at 6,000. Someone please do the maths there. But I do feel that the workers who are making it, उनके पास तो कुछ भी नहीं जा रहा, स्पेशली उन कामों का जिस पे उनके हाथ भी ख़राब हो रहे हैं, उनका पानी भी ख़राब हो रहा है, उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है। और दूसरी साइड पर एक CEO है जो 25 लाख कमा रहा है पर मंथ। आई एम श्योर ऑब्वियसली देर आर स्किल लेवल्स, बट इतनी हाई डिफरेंस, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? I don't know even, and that's so true. I mean, and that's another major problem with this current very unsustainable model of fast fashion. अभी for example जैसे मैंने ये खुस्सा पहना हुआ है, ये हाथ से उस मोची ने बनाया हुआ है और वो अपनी एक वर्कशॉप है, उसकी एक दुकान है जिसके अंदर कोई मशीनें नहीं लगी हुई, 1-2 बल्ब लगे हुए, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, पानी हवा को वो बहुत कम नुकसान पहुंचा रहा है, उसके पास कोई ऐसी लेबर फोर्स नहीं है जिसको एक्सपर्ट कर रहा हो, बड़े अपने लेयर के टाइम में कंफर्ट जोन में बैठा हुआ खुस्सा सी रहा है, और इस खुस्से की जितनी भी कीमत है मटेरियल वगैरह की कॉस्ट निकाल कर उसकी जेब में वो पूरे पैसे चले जाते हैं। देयर इज़ दिस मॉडल एंड देन अदर मॉडल कि जिसके अंदर एक हम जोड़ा ख़रीदते हैं, वो शायद जो आई मीन फॉर एग्जांपल 5,000, 10,000, 20,000 जितने का भी जोड़ा है, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करें कि वो एक जोड़ा बनाने का जो बनाने वाले हाथ हैं उनको कितने मिल रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि एक स्टार्क डिफरेंस है। कॉटन पिकर्स 6,000 तक मंथली भी सैलरी ले रहे हैं, इतना कम, और ये minimum wage 30,000, just by the way. Yes, minimum. That's not even the living wage. That's the minimum wage. Minimum wage Punjab में 32,000 and Sindh में 37,000, and the living wage जो है एक गांव में is 44,000. इसमें हमने बहुत ज़्यादा आई मीन क्लोजली रिसर्च करके देखा है कि 44,000 से कम में गांव में रहने वाले भी किसी बंदे का गुजारा नहीं है, और गांव में एक डिसेंट ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको 65,000 मंथली चाहिए। शहरों में एक लिविंग वेज शहर की ज़िंदगी में 65,000 है।
और अगर आपको डिसेंट ज़िंदगी गुजारनी तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। लेकिन शहरों में काम करने वाली जो वर्क फोर्स है, जो अपने कंफर्ट जोन छोड़ के यहाँ आई होती है, जहाँ पर इंडस्ट्री सेंट्रलाइज्ड है बड़े शहरों में, जहाँ पे लिविंग वेज 65,000 होनी चाहिए कम अज़ कम, वहाँ पर आप देखें कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो 25-25 हज़ार ले रहे हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं। और उसके साथ इवन जो डिज़ाइनर्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी, एंड दीज डिज़ाइनर्स जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं और उसके साथ विजुअल मर्चेंडाइजर्स हैं, उनकी स्टार्टिंग सैलरी भी 30 to 40,000 है, विच इज़ ऑल्सो आई मीन लेस दैन द लिविंग वेज। और समटाइम्स तो वो जो हमारी एक लीगल मिनिमम वेज है उससे भी कम है, जो कि एक वाइट कॉलर जॉब की भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे कम वेज है। और ब्लू कॉलर के तो आप देख ही रहे हैं क्या हैं। और उसके ऊपर फिर जाते हुए जो हेड डिज़ाइनर्स हैं उनकी सैलरीज फॉर इंस्टेंस 5 लाख तक हैं। और उसके बाद फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मुझे लगता है कि जितनी भी स्किल हो, लेकिन इतनी कितनी ज़्यादा स्किल है कि उनको 25 लाख मिल रहा है ना। Yes. मतलब एक कॉटन चुनने वाला है। मैं मानता हूँ कि स्किल्स हैं, एजुकेशन है, सब डिफरेंस, लेकिन इतना डिफरेंस है कि 6,000 और 25 लाख का। Now, मुझे याद आ रहा है लाहौर, we're living, most of us are living in Lahore right now. Outskirts of Lahore, we have factories. A lot of them are garment and textile factories. In some of them where I was working, I met women, most predominantly Christian neighborhoods, जिनके घर के पास से जो नाला गुजर रहा है वो काला पानी है. Their drinking water is grey brown in color because the factories nearby are polluting the water without any repercussion. But a lot of these women were also those who were not on contract. So वो per piece काम करती हैं. 100 zips लगाने का, you know, just like doing one repetitive work, they get paid for, like, you know, putting elastic in like 1,000 trousers, and they get paid 1,000 rupees. So it's as little as like 1 rupee per button, per stitch. They're not on a contract. They escape all sorts of labor laws. Minimum wage, standards, light. That is why we've had incidents like, I remember Baldia factory fire. If you remember, 200 people died in Karachi producing clothes for a fast fashion brand in Europe, because that factory had, you know, was not in a living conditions, उसमें meet ही नहीं कर रही थी. There was a fire, they had nothing to escape the fire. Now, in countries like ours, this also happens. But the other part is that when we talk about, I think, you know, what's the solution, and we say we have to talk about education, we have to talk about awareness, we have to talk about reporting it, knowing about it, uncovering it, and all of that is directed at the people in the rural areas, that we'll go and educate them because they need the most awareness. So at some point, I feel like even our attempt at awareness is pretty skewed, that we are not educating the urban audience because, well, all of these are, all of them have degrees and knowledge, but we go back to the people who are consuming it and who are making these things and saying, you need the most knowledge out there, you need to be aware. So, you know, our tone and our message is directed towards them. How do you see the education and awareness campaign out there? Who needs it most? Of course we need it most, but मुझे वही लगता है कि knowledge exchange की ज़्यादा ज़रूरत है across spectrums and across divides, कि हम share करें उनसे सुने, equal I mean सबको collaborators या partners समझते हुए, और equality पर आकर, और यही ज़्यादा ज़रूरत है. और जो दूसरा ये है कि आपने जैसे कहा कि हम उनको जाके सिखाते हैं. जब हम थर में गए तो वहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि एक घर में गए, वहाँ पर एक चौरे बने होते हैं उनके, जो मट्टी से एक गोल मट्टी की ईंटें बना के उन्होंने एक गोल दीवारों से कमरा बना लिया, और उसके ऊपर वही जो क्राउन फ्लावर अक की बात हम लोग कर रहे थे, उसी के स्टेम्स के साथ उन्होंने छत बना ली. वेरी सस्टेनेबल, ज़ीरो कॉस्ट. उसके ऊपर पानी, इतनी बारिश आती है वो, क्योंकि वो
अब चौरे की अगर पिक्चर होती तो शायद नज़र आ जाता, लेकिन हमारी क्लास स्लाइड में जहाँ रिल्ली लगी हुई थी वहाँ पे एक चौरा बना हुआ था। खैर एनीवे, तो उसके ऊपर बारिश आती है, वो गुजर जाती है, गोल है, तेज़ हवा भी चले तो उसको कोई मसला नहीं है। अब वो एक घर है, उसमें वहाँ रहते हैं। अब सैलाब वगैरह आए, बहुत सारे लोगों को कुछ उनको लगा होगा कि प्रोजेक्ट्स उनको जाके एजुकेट करें, उन्होंने वहाँ पे जाके एजुकेट किया। वहाँ पे उन्होंने अब अपने साथ पक्के कमरे बनाए हैं। अब उन्होंने बताया कि ना हमने पक्का कमरा यहाँ बनाया। मैंने कहा क्यों बनाया है? उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास ना बाजियाँ आती हैं शहर से, वो हमें बताती हैं कि ना सैलाब आएंगे, आपका घर टूट जाएगा और आप इसमें रहोगे, आपको गर्मी लगेगी, गर्मियों में सर्दी लगेगी, तो आपको एक मजबूत घर की ज़रूरत है, मजबूत छत की। तो अपने मजबूत ये छत बना ली है। फिर मैंने उनसे पूछा अगर आपने ये बना ली है वेरी गुड, तो आपने ये जो चौरा है इसको तो गिरा देना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कहते नहीं भाई, जब बहुत गर्मी होती है ना तब भी हम इसमें चले जाते हैं, जब बहुत ठंड होती है तब भी हम इसमें चले जाते हैं। सो हु नीड्स टू लर्न दिस, कि ये क्या हमने कहाँ से हमें ये कब हमें ये हमने सोच idea of development out there. हमने पता नहीं किस पॉइंट पर, मुझे लगता है वहाँ से सारी एक तबाही शुरू हुई जब हमने सोचना शुरू किया कि हम जो ह्यूमंस हैं कोई एक वो सुपर एजेंसी हैं सेंटर्ड, और फिर जिन्होंने वो जो अर्बन ह्यूमंस स्पेशली जिन्होंने हमने कुछ पढ़ ली हैं 4 किताबें कि हमें सब पता है और हमें जाके सबको ही एजुकेट करना है। अब वहाँ पर मुझे दोबारा इसमें इतनी इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है Please. कि अब वो वहाँ पर ना मैंने अब ये बात हो रही है ना कि ऐसा हो रहा है, अब वहाँ पर एक सोच डेवलप होती है कि क्या वाकई उनको इस घर की ज़रूरत थी जो उन्होंने पक्का बनाया है, या फिर किसी बंदे ने क्योंकि पास में एक ईंटों का भट्टा लगा लिया है, किसी ने एक लोहे की दुकान खोली है और वो जो ऊपर छत का मटेरियल है उसकी सीमेंट की, तो अब उसको सब वो बेचना है और उन्होंने एक नीड क्रिएट कर दी है कि हाँ ये जो है ना बिकॉज लोगों को लगे कि ज़रूरत है और ये हमारी At least चीज़ें you हों। appear to be developed, Yeah. if nothing else. Now, I do want to like open it to some questions, some things that you want to ask. So we can like move on from there. Yes. Wasn't I loud enough? Yeah, so I'm doing my master's at Cambridge right now, exact same subject. And I've really been thinking about this because I've spent, back end has been in the field because I do runway shows and whatever and show a lot of craft. My question is that in conversations like these, we manage to establish that fast fashion is evil. Pakistan is the 8th most vulnerable when it comes to climate change. But when we see the numbers of poverty, are we in a position to really question fast fashion? And I ask this to an audience because this has been a very high-powered audience at the moment. So what I want to know is that my experience during COVID, मेरे कारीगरों ने कहा था कोविड अमीरों को होता है, हमें आप काम दे दें. And I went out, I got factories opened, got people in through the back doors, and we did give work. Because the choice is dying at the end of the week because of hunger, or dying next August because of flooding. Right. So You're right there. asking the audience, the tension is between poverty and climate. What are we to pick? The models that we're talking about, and I have my own hybrid label. When we have financial tension, we start running towards commercialism, and when we are financially a bit stable, we start going towards sustainable models. Yes. So what are our choices? And Would you- Abdurrahman and the audience, by the way, so Of course. So that's really important, to talk about this, and as I mentioned in the overview of the report, and I have mentioned in the report as well, कि जितनी भी sustainability की discourse and conversations उसमें हम ज़्यादातर सिर्फ environment और climate पे focus करते हैं, जबकि sustainability, social sustainability के बगैर किसी तरह मुमकिन भी नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और अगर एक truly sustainable model जो भी कोई होगा वो ऐसा ही होगा जो कि लोगों के मसाइल को भी देखे और माहौल के मसाइल को भी देखे, और दे आर वेरी मच कोरिलेटेड. आई वुड से दे आर वेरी मच कोरिलेटेड. इंसानों की बका और माहौल की बका एक दूसरे से जुड़ी हुई है. ये जो सारा करंट अनसस्टेनेबल फैशन मॉडल है, ये सिर्फ माहौल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये पॉवर्टी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है. एज ए सेड कि जैसे पहले लोग चीज़ें बनाते थे, फॉर एग्जांपल कि खड्डी पे कपड़ा बना रहे हैं या जूते बना रहे हैं,
they were earning a very respectable wage और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर थीं. हमारे पास इसके अकाउंट्स मौजूद हैं कि कितने कारीगर से किस तरह से रहते थे और उनकी एक वैल्यू ऐसी होती थी, लोग उनको ऐसे रिस्पेक्ट देते थे. और अब किस तरह से हम उनको किस तरह से देखते हैं, ये जो पाकिस्तान में तो खैर पिछले 20-25 साल में ये जो एक वेव आई है ना फास्ट फैशन की, तो क्लाइमेट और पीपल पॉवर्टी, उनके राइट्स आर वेरी मच कोरिलेटेड. इन सब पर एक साथ नहीं. It's also, I feel like some part of your question is also about that somehow there's a comparative between choosing people or the climate, which I believe is a false framing to begin with. Because हमने ये बना दिया है कि at least they're getting 6,000 a month, when they don't need to get 6,000 a month to begin with. So when we say that at least people are getting food on the plate, that's also an assumption. When we say that, well, people who are coming to urban centers, they're getting something, at least some jobs, the problem here is that they're not getting the jobs. Their livelihoods are destroyed, but we are making it like a semblance of, upward social mobility when there is very little for them. So I think like this is like, starting with putting people versus climate, poverty versus climate, that's like a false framing to start with. Maybe we need to change that question from the start and look at it slightly differently. If someone could have another question from that side, people. मैं एक छोटा सा कमेंट इस पे करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारे मसाइल शुरू ही तब हुए हैं जब हमने इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है. लोग अपने बहुत रिस्पेक्टेबल वेज ऑफ जो अर्निंग्स थे उनको रिप्लेस किया. लोग मजबूर हो रहे हैं आकर एक ऐसे इनह्यूमन हालात में रहने के लिए, पहले अपने कंफर्ट जोन से दूर, और फिर वहाँ पे काम करने के लिए फॉर लिटिल वेजेस. और जो हमारी ही ओवर कंजम्पशन और ओवर प्रोडक्शन की जो इंसेन किस्म की जो एक हमारी चॉइस है, उसकी प्राइस पे कर रहे हैं लोग, वो कॉटन पिकर्स हों या फैक्ट्री में काम करने वाले. बिल्कुल सही है. We had a question there. Yes. मेरा सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो. आई थिंक दिस इज़ एन इनक्रेडिबल पीस ऑफ वर्क. और अभी पूरी तरह से मैंने पढ़ी नहीं है रिपोर्ट, मगर एक जो फील्ड वर्क और इतना रिच है जो आपके पास डेटा आपने कलेक्ट किया है, आई थिंक ये टेस्टमेंट है टू द हार्ड वर्क that you've done, so congratulations. एक मेरा बस सवाल ये है कि ये आपकी रिपोर्ट में भी पॉइंट आउट किया गया है कि चाइना और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यूके फैशन ब्रांड्स है, जिसमें आउटसोर्सिंग मॉडल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तो इसमें ये जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनका कितना रोल है इस एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, बोथ एक लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या किया जा सकता है हम ग्लोबल साउथ में बैठ के इनको अकाउंटेबल करने के लिए. और दूसरा शायद थोड़ा शरारती बस छोटा सा सवाल है कि मैंने देखा कि ये जो आपका अपेंडिक्स में टेबल 2 है जिसमें 10 ब्रांड्स को आप लोगों ने स्टडी किया है, और जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो जनरल तरीके से बात करती हैं कि मिनिमम वेज ऑलमोस्ट नहीं दी जा रही और प्रैक्टिसेस काफ़ी ख़राब हैं. तो इनमें से कितनी, अगर आप इशारा करके बता सकें, ब्रांड्स जो हैं ये एक्सप्लॉइट कर रही हैं और कितनी ये वायलेट कर रही हैं, ताकि हमें भी एज एन ऑडियंस पता हो कि शायद इनको नहीं पेट्रोनाइज करना चाहिए. Absolutely. अपेंडिक्स 2 में अच्छा I would say most of them. I was expecting that. या और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये तो खैर हमारी लोकल ब्रांड्स हैं जो अपेंडिक्स 2 में हैं, बट उसके साथ जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वो जो आउटसोर्स हो रहा है प्रोडक्शन उनको बना रहे हैं, उनके अंदर की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तो बहुत अंडररेटेड है. अभी इसी में आपको नज़र आएगा कुछ रिपोर्ट्स हैं, यूके पार्लियामेंट की भी रिपोर्ट है और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने लिस्ट किया है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि बहुत सस्टेनेबल हैं और सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को अचीव कर रही हैं. वही ब्रांड्स जो कि वहाँ पर उनकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, वेजेस हैं, इन्वायरमेंट को लेकर वो बहुत कॉन्शियस हैं और दे आर वेरी मच सस्टेनेबल, वो अपना काम जो पाकिस्तान में आउटसोर्स कर रहे हैं, ऑफ कोर्स नोइंगली, बिकॉज वो इतने कम पैसों पे चीज़ें यहाँ पे बनवाना चाह रहे हैं, और वो जिन प्लांट्स के अंदर चीज़ें बन रही हैं उनका कंट्रीब्यूशन माहौल और लोगों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचाने में बहुत ज़्यादा है, हमारी लोकल ब्रांड से भी ज़्यादा है.
जो कि आउटसोर्स किए हुए चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं. पहला क्वेश्चन उनका क्या था? They're talking about जो आपकी रिपोर्ट के साथ एक तो ब्रांड्स के साथ एंड देन फर्स्ट में I've also forgotten the first शिमाइला question. आप रिपीट करेंगी पहला हिस्सा? So outsourcing से related ही है that how we can hold the international brands accountable who are outsourcing it to Pakistan. And I think also if you could add the thrifting trend to it as well. So outsourcing भी कर रहे हैं, उनका dump भी हम लेके we are also like you know doing a lot of the thrift culture that we have now जो लंडे से हम बहुत सारा उठा रहे हैं. मुझे ये लगता है कि इस पर बात होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो अगेन जैसे अभी भी मैंने मेंशन किया कि जितनी भी सस्टेनेबल ब्रांड्स इंटरनेशनल हैं वो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट सस्टेनेबल हैं, वो क्या वाकई सस्टेनेबल हैं या वो हमें इंतहाई अनसस्टेनेबल बनाकर सस्टेनेबल हो रही हैं. वो अपनी प्रोडक्शन भी आउटसोर्स कर रही हैं और उस प्रोडक्शन का इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट भी आउटसोर्स कर रही हैं और उसके बाद जो उनकी ओवर कंजम्पशन की हैबिट्स हैं और उसके साथ जो इतना ज़्यादा डंप क्रिएट हो रहा है वो भी यहाँ भेज कर वो भी आउटसोर्स करें. तो इन मल्टीपल एंड इवन एवरी पॉसिबल वे वो अपना सारा जो गंद है वो यहाँ पर धकेल रही हैं. हमें उनको रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़रूरत है कि हम उनको रिस्पॉन्सिबल करार दें और इस पर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा. Right. Last question. Maybe we can have it from there. Did you find labor unions anywhere? लेबर यूनियंस को आई वुड से कि सिस्टमेटिकली हरास करने के साथ साथ क्रश करने के लिए ऐसे काम किए गए हैं. पहले लेबर यूनियंस पाकिस्तान में फिर भी कुछ एक्टिव थी, कुछ काम कर पा रही थी. 1978 में आई गेस मुल्तान कॉलोनी मिल्स के अंदर मैं जैसे पहले कह रहा था कि पाकिस्तान में बहुत से लॉज मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पाकिस्तानी लॉज प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर कोई बिज़नेस है वो एक प्रॉफिट कमा रहा है और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है तो उसमें वर्कर्स को बोनस दिया जाए, उनको पे किया जाए. 1978 में मुल्तान कॉलोनी मिल्स के अंदर 600 वर्कर्स थे. उनको ये जब पता चला कि उनके साथ रिपोर्ट शेयर नहीं की जा रही कि उनका जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट है कितना बढ़ रहा है, और उन्होंने खुद ये पता किया, एवेल्युएट किया, उन्होंने डिमांड की कि आप हमें बोनस दें. उन्होंने उनसे वादा किया कि आपको 3 माह का बोनस देंगे, हालांकि ज़्यादा बनता था, वो नहीं दिया गया. वो बहुत सारी दफ़ा उनसे ये डिमांड करते रहे. फिर उन्होंने स्ट्राइक की और स्ट्राइक करते हुए वो मिल ओनर की बेटी की शादी थी, वहाँ पर वो एहतजाज करने चले गए और उनके ऊपर बिकॉज उस वक्त ज़ियाउल हक जो प्रेसिडेंट थे शादी में शिरकत करने के लिए आए हुए थे और सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न का नाम दे के डायरेक्ट फायर्स खोल दिए गए. 200 लोग 1978 में मार दिए गए अपने राइट्स के लिए बोलने के लिए. तो उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेबर यूनियंस कितना बोलेंगे. स्टिल अभी भी लेबर यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं, उनको हमने इंटरव्यू भी किया है. बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर तो राइट टू असेंबली और जो उनका यूनियन बनाने का डिमांड करने का वो डिनाई किया जाता है. कोई अगर ऐसी किसी एक्टिविटी में होता है जो कि उनका राइट है, हमारे अपने लॉज के मुताबिक भी, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी उनको थ्रेट किया जाता है कि आपको जॉब से निकाल देंगे. और बहुत सारे तो जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जहाँ भी हम गए हैं, ज़्यादातर जो हैं वो डेली वेजेस हैं, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं, तो किसी भी टाइम उनको हटा सकते हैं. तो एक तो ये लिमिट करता है. फिर जहाँ पर थोड़ी सी यूनियंस हैं मौजूद, उन बेचारों को उनके इकनॉमिक सर्कमस्टांसिस की वजह से और ऐसे जो माजी के इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, इतना ज़्यादा हरास किया गया है कि उनके मुतालबात भी अब वो बहुत ही ऐसे बेसिक रह गए कि हाँ इसको थोड़े मिल गए, मुझे थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल गए. आपस में उनको इस तरह किया जा रहा है. और
कोर्स मतलब सूरत हाल is And a very lot of depressing. gendered discrimination also when we're talking about labor practices there too. So, any last comment, question anyone has? पहले जी और अच्छी बात है, इस पे बात भी होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है इस वक्त आपसे कि जैसे आप कह रहे थे इन योर रिपोर्ट यू हैव मेंशन कि बहुत सी अर्ली 2000 से फैशन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ आई है। Yeah. और सिमिलरली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत ग्रोथ आई है और एवरी ईयर हमारे पास मल्टीपल सिटीज़ में मल्टीपल इंस्टीट्यूट से फैशन और टेक्सटाइल में बहुत से ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे नहीं लेकिन गुड नंबर अमाउंट ऑफ इनोवेटिव सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैपन एवरी ईयर। Right. अब ये एक न्यू बिजनेस मॉडल्स भी बन सकते हैं, ये स्मॉल इंडस्ट्री को वापस कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली वो वापस डंप में चले जाते हैं क्योंकि हर ग्रेजुएट फ़ौरन से अपनी लाइवलीहुड की तरफ लग जाता है। सो हम इसको बेहतर करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ प्लान कर सकते हैं? मैस प्रोडक्शन और सस्टेनेबल फैशन तो मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट पे हैं एक दूसरे के साथ, वो एक साथ चल ही नहीं सकते। तो हमारी जो करंट इंडस्ट्री है इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। वो एक मैस प्रोड्यूसिंग फास्ट फैशन इंडस्ट्री है। कोई अगर स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूट में इतना अच्छा सस्टेनेबल फैशन का कोर्स नहीं है, टीचर्स की पर्सनल एफर्ट्स के साथ मिलकर अपने विजन के साथ अगर कुछ डेवलप करता भी है और सोचता है कि मैं राइट डायरेक्शन में जाऊंगा, उसको इंडस्ट्री में मौके नहीं मिलते। तो मैं रिपोर्ट में भी बार बार और अभी भी बार बार मैं ये दोहराना चाहूँगा कि हमें बहुत ज़रूरत है हम सब कंज्यूमर्स को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, कि स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करें। जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है यही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है कि उसको एक इतना बड़ा अल्टरनेटिव सेक्टर बनाएं कि उसके बाद जैसे कि इंडिया में हुआ है। इंडिया में एक हमारे पास रीजन में एक बहुत एग्जांपल मौजूद है कि उन्होंने स्मॉल स्केल अपने सेक्टर्स को इतना एम्पावर किया है कि अब जो लार्ज स्केल सेक्टर है वो उन पे डिपेंड कर रहा है, वो उनसे चीज़ें बनवा रहा है और वो अपने अंदर भी फिर कुछ भले ग्रीन वॉशिंग के लिए ही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या ऐसे डिज़ाइनर्स और प्रोफेशनल्स को हायर करने पर मजबूर है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इस पे काम कर सकते हैं कि हम स्मॉल स्केल स्मॉल बिजनेसेस को ज़्यादा एम्पावर करें, इस आइडिया को ज़्यादा एम्पावर करें। स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इस चीज़ पर ज़्यादा बात हो कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उनको ज़्यादा ट्रेन किया जाए कि वो अपने बिजनेसेस स्टार्ट करें, उन पे रिलाई ना करें। और इस मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी में तो इट्स क्वाइट ईजियर कि ऐसा करना। और पाकिस्तान के अभी पाकिस्तान फैशन दूसरे बहुत बड़े ब्रांड्स के लिए तो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का अपना फैशन इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जितनी रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस की है। स्मॉल स्केल बिजनेसेस जिन्होंने इंटरनेट पे अपना शॉप से, इंस्टाग्राम शॉप से शुरू किया, वही ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचे, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो ये एक बहुत मुझे लगता है एक सस्टेनेबल सोल्यूशन। एंड ऑल्सो मे बी समथिंग लाइक थर्ड पार्कर में बैठी ख़वातीन जो एप्लीक कर रही हैं, but maybe they also need some avenue to market it better. So we need to probably go back to the artisans and help them reach a wider audience जिसका access शायद हम सब के पास है, global access है. That could be an alternate sector. Thank you so much, Abdur Rahman. क्लोजिंग रिमार्क्स यहाँ पर बिल्कुल हाँ एक तो मतलब यही है कि हमें जितना, जैसे अभी सारी बात हुई कि अपनी प्रैक्टिसेस से जितने जुड़ने की ज़रूरत है और वो प्रैक्टिसेस हमारे पूरे जीवन का कैसे हिस्सा बन सकती हैं। 2-3 चीज़ें हैं फील्ड के अंदर। अभी ये मेरी नोटबुक मेरे साथ पूरा ट्रैवल की है सिंध पंजाब में, और इसी के अंदर मैंने लिखा है कि एक जगह हम बगो दौड़ों में गए और सारी औरतें मिलकर रिली बना रही थी और हमने उनसे ये भी पूछा कि मतलब ये तो बिक भी नहीं रही हैं आपकी ना, क्या ज़रूरत है, टू आस्क देम कि आप ये क्यों बना रही हैं। वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जिनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि ये हमें एक तो हमारी, उन्होंने कहा कि जीवन का हिस्सा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं हम कर रहे क्योंकि हमें काम करना है, कोई चीज़ बनानी है, हमें ये करना ही है। और ये हमें वो रूम देता है अपने घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने मर्दों से थोड़ी सी ब्रेक लेकर अपना मी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारने का, जो कि बड़ा उनकी मेंटल हेल्थ को बड़ा सपोर्ट कर रहा है। और फिर उन्होंने साथ, क्योंकि वो जिस अपनी ज़बान और कल्चर और रूट्स के साथ जुड़े हैं, वो उन्हें एक इंस्पिरेशन दे रहा है।
उन्होंने एक लाइन पढ़ के सुनाई थी जो मुझे प्रोनाउंस करनी भी नहीं थी आ रही, और उसके बाद मैंने महबूब भाई से थोड़ी सी सीखी है सिंधी में। उन्होंने एक भिटाई की लाइंस मुझे सुनाई कि सनिया सोइया सभ्यो मुँह परेन सी सहा। आई डोंट नो कि मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया है नहीं है। तो इसका उन्होंने ये बताया कि जो मेरा दिल है वो मेरे महबूब के साथ ऐसे सिला हुआ है जैसे बारीक सुई छोटे छोटे टांकों के साथ एक रिली को एक दूसरे में सीधे। इस तरह की लाइंस हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको इस काम से जोड़ती हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा हमारी रूट्स हैं जिनसे जुड़ने की ज़रूरत है। और एक और क्विकली, हमारी लाहौर की वर्कशॉप में हम इंडिया से हमारी बहुत सी दोस्त हैं राधिका सूद नायक, उनको बुला पाए कि वो ऑनलाइन हमें कुछ गा के सुनाए। उन्होंने हमारे यहाँ के लाहौर के माधु लाल हुसैन, जिनको वीवर पोइट भी कहते हैं, उनका एक कलाम गा के सुनाया था, शालू सेज हंडालैनी। तो एक पूरी एक ट्रेडिशन है कपड़ों को, टेक्सटाइल को विद केयर ट्रीट करने की, माहौल को, कपड़े बनाने की प्रैक्टिस को, और जो इसको कंज्यूम करने की प्रैक्टिस को केयर के साथ कंज्यूम करने की। इसके साथ मैं सिर्फ लास्ट एक कोट बोलूँगा जो मेरा फेवरेट कोट बन गया है। नूरजहाँ मिल गिरामी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इस कोट से, उन्होंने मुझे सुनाया, फिर मैंने पूरा ढूंढा है, मैं वो सुनाऊँगा, उसके बाद हम सब उठते हैं। विलियम मैकडोनो ये कहते हैं, if we understand that design leads to the manifestation of human intention, and if what we make with our hands is to be sacred and honor the earth that gives us life, then the things we make must not only rise from the ground. The things we make must not only rise from the ground, but return to it. Soil to soil, water to water. So everything that is received from the earth can be freely given back without causing harm to any living system. This is ecology, this is good design. It is of this we must now speak. Thank you so much. And thank you for being such a wonderful, such an engaging audience. It's been a pleasure talking to you about fashion and with Abdurrahman. Thank you.